देखेंगे कि 3 केव्स अभी अभी हमने आइडेंटिफाई की हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और ये माना जा रहा है कि शायद ये बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड होंगी। तो डिटेल में जानेंगे इस न्यूज़ को। सेकंड है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। इसके बारे में एडिटोरियल बता रहा है कि अब गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है और क्या ये अच्छा स्टेप था या खराब स्टेप था, ये सारी चीजें। उसके बाद एक है तुलसा रेस मैसाक्रे, जो कि यूएस में हुआ था। तुलसा एक रेस है जिसके अगेंस्ट जीनोसाइड किया गया था 1921 में। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। केस 2 में आते हैं। पहला ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसमें पैलेस्टीन का इश्यू हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कन्वेंशनल पैलेस्टीन का इश्यू नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ यूएनएचआरसी में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद सेकंड है, हाई कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं मैन स्लॉटर चार्जेस ऑन ऑफिशियल्स। इन्होंने बोला है कि जो ऑफिशियल्स वैक्सीन पॉलिसी से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, अगर वो अपना काम नहीं करते तो उन पे मैन स्लॉटर चार्जेस ठोक देने चाहिए। उसके बारे में हम देखेंगे। एक आर्टिकल है उसके बाद यूनियन स्टेट के रिलेशन का, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि क्या रिलेशन होना चाहिए यूनियन स्टेट के बीच में, और यूनियन क्यों पावरफुल स्टेट से। जीएस 3 में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टैक्सेशन होते हैं, तो अभी एक इन लोगों ने एक कॉन्सेंसस बिल्ड किया है कि हम एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स किसी भी कंपनी पे लगाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इन्वायरमेंट में ई वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने अभी अभी क्या ऑर्डर निकाला है, किस तरह से ये ई वेस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस 4 में आज के लिए कुछ नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है दोस्तों नासिक बुद्धिस्ट केव, मतलब यहाँ पर जो 3 केव्स फाइंड आउट हुई हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने यहाँ पर 3 केव्स को फाइंड आउट किया है, और ये माना जा रहा है कि ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, एक और चीज बोली जा रही है ये कि त्रिरश्मि केव्स है यहाँ पर। नासिक में जो केव्स हैं उसको त्रिरश्मि केव्स बोलते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो 3 केव्स अभी अभी हमने फाइंड आउट की हैं वो त्रिरश्मि केव से भी ज्यादा पुरानी केव्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ फैक्ट्स हम त्रिरश्मि केव्स के बारे में जान लेते हैं। त्रिरश्मि केव्स जो है बुद्धिस्ट केव्स होती हैं। इसको हम पांडव लेनी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पांडव लेनी ये क्या है, ग्रुप ऑफ 25 केव्स, मतलब कोई एक केव नहीं है, 25 केव्स का एक ग्रुप है, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी के बीच में बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय जो भी राजा महाराजा थे या जो भी थे, उन्होंने 2nd सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी के बीच में इसको बनाया था। 1823 में त्रिरश्मि केव्स को फाइंड किया गया था, और किसने किया था, कैप्टन जेम्स डेलामाइन ने। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक फोटो भी देख सकते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। आगे चलते हैं। बुद्धिज्म में आपको पता होगा कि हीनयान महायान ये 2 होते हैं। ठीक है, तो हीनयान ट्रेडिशन को बिलोंग करती है ये केव, त्रिरश्मि केव। ठीक है दोस्तों, और इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो केव है ये किस आर्किटेक्चर पे है, तो इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर पे है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। हिंदू एडिटोरियल सीबीएसई क्लास 12 का एग्जाम जो है यहाँ पर कैंसिल हो गया है, ये तो आप सभी को पता होगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया, हमें पास तो करना ही पड़ेगा बच्चों को, तो हम कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन रखेंगे। मतलब कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया रखेंगे जो कि साइंटिफिक हो, इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही कुछ किया गया था। जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे उनको कुछ क्राइटेरिया के तहत पास कर दिया गया था। वो कौन सा क्राइटेरिया था वो हम देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया था कि जो इंटरनल प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट था स्कूल लेवल पे, उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाल दिया था। ठीक है, और एक ऑप्शन ये भी दिया था कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो वो एग्जाम दे भी सकता है अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। मान लीजिए किसी का इंटरनल में मार्क्स कम है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको एग्जाम देने की एक परमिशन या ऑप्शन ये भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बची हुई हैं। जैसे सीबीएसई का क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो गया है, लेकिन व्हाट अबाउट एनईईटी एंड जेईई, ये दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और आपको पता होगा काफी ज्यादा लोग इसमें बैठते हैं। तो अब ये कैसे एग्जामिनेशन करवाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा पीक पे है। इस चीज को लेकर के एक प्रॉब्लम है अभी। अब जानते हैं कि आगे का रास्ता क्या होने वाला है। ये एडिटोरियल बहुत अच्छा है, इसमें बताया हुआ है कि क्या कर सकते हैं हम।
इन्होंने बोला है कि जो अभी कंडीशन आई है उसके लिए सेंटर खुद रिस्पॉन्सिबल है। जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ वैक्सीन, मतलब हमारे देश में वैक्सीन भी नहीं है, वैक्सीन कवरेज प्लान भी प्रॉपर नहीं है, सेंटर को अलग बोल दिया गया खरीदें आप वैक्सीन, स्टेट्स को अलग बोल दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर अलग खरीद रहा है, ठीक है, तो कोई वैक्सीन कवरेज प्लान प्रॉपर नहीं है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर द वायरस वेरिएंट्स आर स्प्रेडिंग, कहाँ पर वायरस पहले इफेक्ट कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जहां पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तो उसको हमको पहले टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हुआ, इसकी वजह से सेकेंड वेव आ गई, और अब ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव भी शायद आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो सेंटर को यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी पॉलिसी कुछ सही नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर सेंटर को दूसरे कंट्रीज से भी कंपेयर किया गया है, दूसरे कंट्रीज जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन में यह कहा गया है कि जब इंडिया का वायरस B1.617.2 जब फैलना शुरू हुआ था, उसी समय ब्रिटेन ने इसको आइसोलेट कर दिया था, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये कहां से आया हुआ है, उसी समय आइसोलेट करके इसको खत्म कर दिया था, ठीक है। उसी तरह से सिंगापुर और यूएस ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। सिंगापुर ने क्या स्टेप लिया है कि चिल्ड्रन 12 ईयर्स एंड ओल्डर को वैक्सीनेशन देंगे ये। उसी तरह से यूएस रेगुलेटर एफडीए ने भी 12 साल से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन का अलाउ कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ब्रिटेन ने क्या किया है, 100 एक्स्ट्रा ट्यूशन आवर्स फॉर स्कूल फ्रॉम 2022, कि जो लॉस हो गया बच्चों को उसको कवर करने के लिए 100 एक्स्ट्रा ट्यूशन आवर्स हम देंगे, ठीक है। तो इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है। तो ये बोल रहा है आर्टिकल कि सेंटर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम टू एवरीवन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, मतलब वैक्सीनेशन सिर्फ ओल्ड या 45 ईयर्स एंड अबव वालों को नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसी कुछ हमें बनानी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। ये तुलसा रेस मैसेक्रे है। तुलसा रेस एक अफ्रीकन अमेरिकन की रेस है जो कि अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। तो 1921 में रेसिस्ट मॉब्स हुए थे, उसमें बहुत सारे तुलसा रेस के लोग मर गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन भी बैठाया गया था 1997 में, 2001 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट भी निकाली गई थी, लेकिन इन सब ने, किसी ने भी इस रेस में जो भी इन्वॉल्व थे उनको सजा नहीं दी, ठीक है। और ये फैक्ट जो है काफी दिनों तक दबा रहा, कई सालों तक। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 1921 से लेकर के अब तक 2021 तक। अब जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने माना है कि हाँ हमसे गलती हुई थी, ठीक है, और ऐसा रेसिस्ट मॉब हुआ था। तो अब ये माना जा रहा है कि इस वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है अफ्रीकन अमेरिकन और जो व्हाइट अमेरिकन हैं उनके बीच में रिलेशन थोड़े से बेटर हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी भी ये प्रॉब्लम यूएस में है, लेकिन माना जा रहा है कि अब इसकी वजह से थोड़ा सा ये चीजें कम होंगी और जो प्रेसिडेंट हैं इस चीज को रिगार्ड करके पॉलिसीज और स्ट्रिक्ट लॉज बनाएंगे, अगर ऐसा कभी फ्यूचर में होता है तो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, प्लीज आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। पैलेस्टीन यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पैलेस्टीन ने। किस वजह से, इजराइल जो गाजा में और ईस्ट जेरूसलम में अपनी टेरिटरीज को बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया। और अभी आपको पीछे पता भी होगा कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में बहुत तगड़ा एक रिफ्ट चल रहा था, ठीक है, और फायरिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ये रेजोल्यूशन कहाँ हेल्ड हुआ, 27 मई को हुआ, और इसका नाम था इंश्योरिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, ठीक है, ये इसका नाम था। इसका काम क्या था, इट इज एम्ड एट सिक्योरिंग इजराइल कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। मतलब ये रेजोल्यूशन ये चाहता है कि इजराइल को ह्यूमन राइट्स के लॉ को फॉलो करना चाहिए, अगर वो फॉलो नहीं करता तो उसको जबरदस्ती फॉलो कराया जाए, ठीक है, ये इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था। इंडिया क्या क्या स्टैंड था, इंडिया ने ना हाँ किया ना किया। मतलब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये रेजोल्यूशन गलत है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि रेजोल्यूशन सही है। इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। अब इंडिया के इस स्टैंड पे पैलेस्टीन मिनिस्टर ने क्या कहा इंडिया को, उन्होंने एक लेटर भेजा इंडिया को, ठीक है, और उन्होंने बोला कि इंडिया का जो स्टैंड था ये एक तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है, और लोगों का ह्यूमन राइट्स इसमें सप्रेस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था अपने आप को एक वर्ल्ड स्टेज पे दिखाने का कि वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, जस्टिस और पीस को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी इंडिया ने खो दिया है, ठीक है, ऐसा पैलेस्टीन मिनिस्टर ने कहा है उनसे। आगे देखते हैं। स्टैंड ऑफ इंडिया, यूजुअल स्टैंड ऑफ इंडिया क्या है, मतलब इंडिया यूजुअली क्या स्टैंड लेता है पैलेस्टीन के इशू में। इंडिया बोलता है वी आर देयर फॉर जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज, मतलब जो भी जस्टिस है उसके हम साथ हैं, ठीक है। और इंडिया ये भी कहता है कि टू स्टेट सोल्यूशन को वो फेवर करता है। टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, इजराइल और पैलेस्टीन दो स्टेट्स होंगे, ठीक है,
और दोनों की टेरिटरीज डिफाइंड होंगी। तो इंडिया के स्टैंड क्लियर तो है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन यहां पर इंडिया ने एब्सटेन किया है कोई वोट करने के लिए, क्योंकि इंडिया के इजराइल के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, पैलेस्टीन के साथ भी अच्छे हैं, तो इंडिया बीच में फंस गया कि करें क्या। ठीक है दोस्तों, अब रेजोल्यूशन का क्या हुआ, चलो इंडिया ने एब्सटेन कर लिया। रेजोल्यूशन में 24 मेंबर्स ने यस कहा, मतलब इजराइल के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, यस, ठीक है, और 9 वोटेड अगेंस्ट, 9 ने कहा नो, और इंडिया जैसे 14 कंट्रीज थे जिन्होंने कोई भी किस तरफ भी वोट नहीं किया। ठीक है, 48 मेंबर्स होते हैं इस UNHRC में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 24 + 9 + 14। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के ये रेजोल्यूशन पास हो गया है। पास होने का मतलब ये है कि इजराइल हैज टू कंप्लाई विद द ह्यूमन राइट्स लॉज। आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने यहां पर पूछा हुआ है फिर पैलेस्टीन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं, पहले भी आपने किया होगा। ऑस्लो अकॉर्ड वाज साइंड इन 1990, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स बिकॉज इट वाज स्टार्टेड इन 1993। इंडिया डज नॉट सपोर्ट 2 स्टेट सोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इंडिया सपोर्ट्स 2 स्टेट सोल्यूशन। ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया abstained from voting on latest resolution of May 27, 2021. Yes, this statement is true because India abstained from voting, मतलब उन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है दोस्तों, आगे चल। ओके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत सारे रिमार्क्स दे रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में है, फ्रंट न्यूज में रहते हैं न्यूज के। यहाँ पर क्या रिमार्क्स दिए हैं हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ऑफिशियल्स जो कि वैक्सीन इशू पे प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं ले रहे, उनके अगेंस्ट मैन स्लॉटर के चार्जेस ठोक देने चाहिए। मैन स्लॉटर मतलब आदमी को मार डालने वाले चार्जेस, मैन स्लॉटर। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि व्हाट इज द बैड थिंग, विदाउट गोइंग इनटू द न्यूज कि क्या बहुत ज्यादा इन्होंने कहा है इसमें, क्या इसमें खराब चीज है। पहली चीज, अभी अभी आपको पता होगा 3-4-5 दिन के पहले की बात है, न्यूज है कि एससी ने डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी निकाला था और इन्होंने हाई कोर्ट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ऐसा कोई भी आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव को नहीं दे सकते जो फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने कहा कि 3 लाख एम्बुलेंसेस आपको 1 महीने में क्रिएट करनी होगी, ऐसा इंस्ट्रक्शन यूपी गवर्नमेंट को दिया था, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्वोक किया था डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ये करना तो इम्पॉसिबल है, 1 महीने में 3 लाख एम्बुलेंसेस कैसे ला सकता है कोई, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए थे हाई कोर्ट को कि ऐसे कोई ऑर्डर पास ना करें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह भी हिदायत दी थी कि आप जो इमोशनली सरचार्ज्ड हैं, ओवरलोडेड जो रिमार्क्स हैं, ठीक है, उनको कहने से बचें। आपको पता होगा मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पे मर्डर चार्जेस ठोकने के लिए कहा था, मर्डर चार्जेस पे ठोक देने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप ऐसे इमोशनली सरचार्ज रिमार्क से बचें। ठीक है, अच्छा, इस जो न्यूज है इसमें गुड थिंग क्या है? गुड थिंग ये है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो ऑफिशियल्स ये डरते हैं कि वो एक्शन लेंगे तो हो सकता है वो एक्शन गलत हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको पता होगा कि एक्शन ना लेने का सबसे बड़ा रीजन ऑडिट है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन से। कोई भी एक्शन लेता है या कोई भी पैसा खर्च करता है तो उसको लगता है ऐसा ना हो कि कोई ऑडिट एजेंसी आकर के कुछ और कह दे, ठीक है, या करप्शन के चार्जेस लग जाए। तो हाईकोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि ऐसा कोई ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा अगर वो सही से काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि सिविल सर्वेंट्स को एक्शन लेने के लिए प्रमोट कर रहे हैं वो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये वाला एडिटोरियल जो है ये यूनियन और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, अब इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले ही बोल दूं कि ये जो है थोड़ा सा मुझे हल्का सा बायस्ड लगा एडिटोरियल, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इसको इंक्लूड किया जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस एडिटोरियल में। यूनियन एनक्रोचमेंट, पहले तो ये स्टार्ट करता है कि यूनियन किस तरह से स्टेट की पावर पे एनक्रोच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, center on several occasions has used its power to dismiss or use the governor to intimidate democratically elected governments। मतलब क्या है कि ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है कि जब गवर्नर को यूज करके सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया है, ठीक है, या डरा दिया है। अभी आप वेस्ट बंगाल में भी देख लीजिए कि गवर्नर जो है वो जा करके जहां पर जिस साइड पे किलिंग हुई थी, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे वहां जा करके विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे भी काफी कंट्रोवर्सी थी। उत्तराखंड में आपको पता है गवर्नर को यूज करके वहां गवर्नमेंट को डिसमिस करने की कोशिश की थी। ठीक है,
दूसरा है कि इमरजेंसी के टाइम पे एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था, इमरजेंसी से पहले स्टेट लिस्ट में था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फेवर वाली बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं बस आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तीसरा, ये क्या बोलता है, एनईईटी लॉन्च कर दिया। एनईईटी आपको पता होगा कि नेशनल लेवल मेडिकल एग्जामिनेशन है। पहले क्या होता था, स्टेट्स के अलग होते थे, सेंटर के अलग होते थे, तो रीजनल जो वहां पर फ्लेवर होता था वो होता था। अभी एनईईटी के आने से क्या हो गया, रीजनल फ्लेवर खत्म हो गया, तो इसके अगेंस्ट भी हैं कुछ लोग। उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन, वेलफेयर इंटरवेंशन। मतलब क्या हो रहा है कि आजकल रिसोर्स जो एलोकेट कर रहे हैं सेंट्रल स्कीम्स के लिए, उसमें सेंटर का रोल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जबकि आपको पता होगा कि इंप्लीमेंटेशन स्टेट के पास होता है, तो सेंटर कैसे प्लान कर सकता है। ठीक है, जो इंप्लीमेंट करेगा उसी को तो प्लान करना चाहिए। फिर ये बोल रहा है कि स्टेट का जो रेवेन्यू है वो भी काफी रिड्यूस हो गया है, क्योंकि जीएसटी आ गया, जीएसटी शॉर्टफॉल की वजह से। तो जीएसटी शॉर्टफॉल की वजह से जो रेवेन्यू लॉस हुआ है स्टेट्स को, उसके बारे में सेंटर क्या कर रहा है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें बताई गई हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ये बोल रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है, आपको पता होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये आर्टिकल बताता है कि 85% और 82% ऑफ एजुकेशन हेल्थ जो है स्टेट गवर्नमेंट को अपने फंड से देना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, फंड आ नहीं रहे, जीएसटी कलेक्शन हो नहीं रहा, ऊपर से आप 85% ऑफ एजुकेशन और हेल्थ का 82% आप स्टेट को देने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ स्कीम्स में डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स है, बाई पासिंग स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को बिना लिए आप डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये भी स्टेट को बाईपास करने का एक मैकेनिज्म है। ठीक है दोस्तों, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो अभी आया था कुछ दिनों पहले, वो ये था कि सेंटर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात कर रहे हैं और स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं। ठीक है, बाईपासिंग स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, आप कैसे उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। उसके बाद इन्होंने एक क्रिटिसिज्म और दिया है कि नेशनल लॉकडाउन, जब फर्स्ट नेशनल लॉकडाउन लगाया था तब आपने स्टेट से किसी से पूछा नहीं, आपने लगा दिया। अब जब स्टेट्स कह रहे हैं और कई लोगों को ओपिनियन है कि भाई लगा दीजिए आप, तो आप लगा नहीं रहे हैं, और आपने स्टेट्स को छोड़ दिया कि भाई आप वैक्सीनेशन ड्राइव करिए, आप वैक्सीन खुद खुद से खरीदिए। तो ये थोड़ा सा ना डायबोलिक अप्रोच है इनका, एक तरफ तो कुछ और दूसरी तरफ कुछ और। तो ये सारे क्रिटिसिज्म इस आर्टिकल में किए गए हैं। अच्छा, कुछ और क्रिटिसिज्म किए गए हैं विदाउट मच ऑफ द सपोर्टिंग पॉइंट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना होता है एग्जाम में। देखिए, ये कह रहे हैं, इनका एक एलिगेशन और है कि बिग बिजनेस हाउसेस को जो है गवर्नमेंट फेवर करता है। जैसे आरसीईपी, आरसीईपी से बड़े बिजनेस हाउसेस को नुकसान हो रहा था, इसलिए आरसीईपी में ये नहीं गए। लेकिन जीएसटी से छोटे छोटे जो आपके वेंडर्स हैं उनको नुकसान हो रहा था, लेकिन जीएसटी लॉन्च कर दिया। मतलब बड़े हाउसेस को आरसीईपी से नुकसान हो रहा था तो उसको लॉन्च नहीं किया, लेकिन जीएसटी जिसकी वजह से छोटे छोटे दुकानदारों को परेशानी होती है उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, इसके अलावा ये एलिगेशन ये भी लगाता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अग्रेशन का, मतलब जो एजेंसीज हैं जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल ऐसा बोलता है। फिर ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि वाइस चांसलर, स्टेट गवर्नमेंट में जो वाइस चांसलर होता है उनके अपॉइंटमेंट में भी सेंटर का काफी ज्यादा जो है छेड़खानी है। तो ये भी एक गलत बात है। इस आर्टिकल में एक तमिलियंस के बारे में बोला गया है कि भाई तमिलियंस को हिंदू ट्रेडिशन का एक पार्ट बताया गया है। ठीक है, जबकि तमिल्स कहते हैं हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कंक्लूजन क्या है इस आर्टिकल का, कि जो फिस्कल रिलेशन है, फिस्कल मतलब पैसों का, फाइनेंस रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज बायस टुवर्ड सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, सेंटर को ज्यादा फेवर करता है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा कि रेसिडुअरी पावर्स, जैसे आपके स्टेट लिस्ट होता है, सेंटर लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, अगर इन तीनों लिस्ट में भी कोई चीज नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स, तो वो सेंटर के पास होती है। तो इसलिए सेंटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब इस आर्टिकल में मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, जब भी आपको क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा तो आप जो फैक्ट्स हैं उनको स्टेट करते हुए आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन आप जब भी अपना कोई ओपिनियन रखेंगे तो फैक्ट जरूर स्टेट करेंगे। अगर आप फैक्ट नहीं स्टेट करेंगे तो उस ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। आप सभी को पता होगा कि जैसे इंडियन कंपनी है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, इंडियन कंपनी है, वो अगर सिंगापुर में या मॉरिशस में
अगर कंपनी स्टार्ट करती है वो ओरिजिन इंडियन ओरिजिन की, लेकिन वो जा करके स्टैब्लिशमेंट करते हैं मॉरिशस में, तो मॉरिशस में क्या होता है, टैक्स कम लगता है, इंडिया में टैक्स ज्यादा लगता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक तरह से इंडिया को लॉस हो रहा है, वो कंपनी जाकर के मॉरिशस में स्टैब्लिश कर रही है और वहां कम टैक्स दे रही है, तो इंडिया का लॉस हो रहा है। इसी तरह से यूएस भी इस चीज से परेशान है कि ऐसे जो कंपनीज हैं वो जाकर के जो टैक्स हेवन्स हैं, इनको बोलते हैं सिंगापुर, मॉरिशस, सबको बोलते हैं टैक्स हेवन, जहाँ टैक्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो वहां जाके स्टैब्लिश कर देते हैं और जो पेरेंट कंट्री होता है उसको लॉस होता है। तो यहाँ पर ओईसीडी, जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, इन्होंने एक प्रपोजल दिया था, right to tax back where other jurisdictions have either not exercised their primary rights or exercised it at low levels of effective taxation। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंपनी किसी और जुरिस्डिक्शन में जाकर के अपना सेटअप करती है और वहां टैक्स या तो नहीं लगता या कम लगता है, तो जो पेरेंट कंट्री है उस पर टैक्स लगा सकता है उस कंपनी। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट टू टैक्स बैक। और ये किस प्लान के अंतर्गत है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मैं आपको बताता हूं क्या चीज होती है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग सिंपली क्या होता है कि आप मान लीजिए मैं इस कंट्री में हूं, ठीक है, अब मुझे मान लीजिए 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं उस 30% टैक्स से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मॉरिशस चला जाऊंगा जहां 5% टैक्स लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉफिट होना चाहिए था वो शिफ्ट हो जा रहा है मॉरिशस मॉरिशस गवर्नमेंट को, तो इसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, अब ओईसीडी क्या कह रहा है कि 10 से 12% हमें एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगा देना चाहिए, कंपनी कहीं पर भी हो किसी ज्यूरिसडिक्शन में जाए 10 से 12% टैक्स लगेगा। यूएस क्या कह रहा है, क्या कह रहा था 21% लगाओ, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यूएस को लगा कि भाई लोग नहीं मानेंगे, तो उसने 15% पे वो आ गया, अब वो 15% पे नेगोशिएट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया फेवर करता है ग्लोबल मिनिमम टैक्स को। क्यों, क्योंकि इंडियन कई कंपनीज जो हैं वो मॉरिशस में, सिंगापुर में जाकर के स्टैब्लिश हो रही हैं। ठीक है, और अग टैक्स डिपार्टमेंट का एस्टिमेट है कि अगर 10% ये रेट लग गया, मतलब यूएस 15% के लिए कह रहा है, यहाँ 15% के लिए कह रहा है, लेकिन इंडिया कह रहा है अगर 10% भी लग गया तो हमें बेनिफिट ही होने वाला है। ठीक है, और स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट जो इंडिया की है 2020 की, ये कहती है कि इंडिया को $10 बिलियन का लॉस होता है। ठीक है, इस वजह से बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से। ठीक है, और कौन कौन से टैक्स हेवन से जिसकी वजह से लॉस होता है, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस, नीदरलैंड्स एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये इतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं। एप्रीहेंशन क्या है, जर्मनी, फ्रांस तो सपोर्ट करते हैं, इंडिया भी सपोर्ट करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का कहना है कि 15% बहुत ज्यादा है और लोग तैयार नहीं होंगे। और सही बात है, आयरलैंड जो एक कंट्री है, छोटा कंट्री है, वो ये बोलता है कि क्योंकि हम छोटे ज्यूरिसडिक्शन, स्मॉलर ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, तो हम अगर 15% 20% लगाएंगे तो कोई कंपनी हमारे यहाँ आएगी नहीं, अगर हमारे यहाँ कंपनी नहीं आएगी तो हमारा फायदा कैसे होगा। ठीक है, तो ये आयरलैंड का एक कहना है। फिर कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है वो उनकी टैक्स सॉवरेंटी पे स्ट्राइक करता है, मतलब भाई मेरा कंट्री है तो मैं कितना भी टैक्स लगाऊं, मेरी मर्जी है, आप लगा लीजिए, मैं 5% लगाता हूं तो आप लोग 4% लगा लीजिए, किसी ने मना थोड़ा ना किया है। तो ये कहते हैं कि आप टैक्स सॉवरेंटी पे स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे, इट इन्फ्रिंजेस। ठीक है, कंक्लूजन क्या कहते हैं इस आर्टिकल का, आर्टिकल्स का ये कहता है कि टैक्स वाला ये जो चीज है, मिनिमम ग्लोबल टैक्स है, वो तो ठीक है, लेकिन हमको और चीजों पे भी वर्कआउट करना चाहिए, जैसे बेटर रेगुलेटरी रेजिम्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट। ठीक है दोस्तों, तो एक कोई चीज से चीजें ठीक नहीं होंगी, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ठीक करना पड़ेगा, रेगुलेटरी रेजिम को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, आगे मूव करते हैं। ओके, कुछ फैक्ट्स आए हैं इकोनॉमी के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर के, उसको देख लेते हैं। सेंटर का जो क्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो 20.2 लाख करोड़ हो चुका है। ठीक है, 2020 टू 21 में, जो कि 1920 से अगर हम कंपेयर करें तो 0.7% ज्यादा है। तो आप देखिए कोविड के टाइम में भी जो है ये इसमें ग्रोथ हुई है, सेंटर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज में। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इसकी वजह से 9.3 ही रहा है। ठीक है, ज्यादा है, लेकिन पहले गवर्नमेंट कह रही थी 9.5% शायद हो जाएगा, लेकिन अच्छा टैक्स कलेक्शन की वजह से 9.3 पे आके रुक गया है, 9.5 नहीं गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है रुपीज 10.9 लाख करोड़ से, ठीक है, जो कि पिछले साल से 13% ज्यादा है। 13% बहुत ज्यादा होता है। ठीक है,
और ये हुआ क्यों? हायर एक्सरसाइज कलेक्शंस की वजह से। हायर एक्सरसाइज कलेक्शंस कैसे हुई? ड्यू टू पेट्रोल एंड डीजल टैक्सेस। पेट्रोल और डीजल पे आपको पता होगा कि एक्साइज कलेक्शन करता है सेंटर। तो क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक्साइज कलेक्शन बढ़ गए। कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ी हैं, कितना? 23%। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर की तरफ अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर जो है 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। किस सब्सिडी पे? फूड फूड सब्सिडी पे। फूड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे या प्रीलिम्स का भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं कि फूड सब्सिडी में 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये ई वेस्ट कंट्रोल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आईटी मिनिस्ट्री ने क्या कहा है? आईटी मिनिस्ट्री ने एक जो स्कीम थी, टेक मेक डिस्पोज, इसको बोलते थे लीनियर सिस्टम। टेक मेक डिस्पोज, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। टेक मेक डिस्पोज को रिप्लेस कर दिया है सर्कुलर इकोनॉमी से। अब आप समझ लीजिए क्या चीज है। टेक का मतलब रॉ मटेरियल आप लीजिए, मेक का मतलब उस रॉ मटेरियल से कोई चीज बनाइए, बना करके मार्केट में बेचिए, और जब वो यूज हो जाए तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। मतलब यहाँ रीयूजेबिलिटी की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन अभी ये जो आईटी मिनिस्ट्री, इन्होंने क्या बोला है कि आपको रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिकवरिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, इसलिए इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोला है। सर्कुलर मतलब स्टार्ट किया हमने रॉ मटेरियल से, और जब यूज कर लिया तो डिस्पोज ऑफ करने के बाद वापस से हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी चला रही है। ये स्कीम क्या होती है? उन सेक्टर्स को और उन कंपनीज को ये बेनिफिट देते हैं, टैक्स में बेनिफिट देंगे या किसी और तरीके से बेनिफिट देंगे, जो कि ग्रीन प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। एक और अप्रोच इनका, इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में मर्ज करने का। अभी आपको पता है कि ई वेस्ट जो होता है, उस जब उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसमें से जो रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन होता है, जो ये कंपनीज करती हैं, वो सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, अराउंड 80% ऑफ द कंपनीज विच रीयूज दीज प्रोडक्ट्स आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को हम मेन चेन, सप्लाई चेन में हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट्स हैं ई वेस्ट के बारे में। इंडिया 2.6 केजी ई वेस्ट पर कैपिटा प्रोड्यूस करता है 2019 में। 2.6 केजी ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, माउस हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गए, अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं उसको ई वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, 2.6 केजी ई वेस्ट पर कैपिटा। और इंडिया के पास ई वेस्ट रिसाइकलर्स कितने हैं? 312। 312, इतने बड़ी कंट्री में सिर्फ 312 हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बताती है कि ये बहुत ज्यादा है ई वेस्ट जनरेशन और ई वेस्ट रिसाइकलर्स कम है। तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए ये ई वेस्ट कंट्रोल वाली स्कीम निकाली गई। ठीक है दोस्तों, आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।